हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीडीपी के क्वेश्चंस आज हम देखने जा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज नंबर 11 है हमारी आज की, जिसमें हम शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2 और 3 तीनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत है उनका मिक्स्ड टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला सवाल है, बुद्धि लब्धि संबंधी निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? मंद बुद्धि, औसत बुद्धिमान, कला में रुचि या बुद्धिमान। तो यहाँ पर देखेंगे मंद बुद्धि, औसत बुद्धिमान और बुद्धिमान तीनों आपका जो है सम्मिलित है बुद्धि लब्धि में। पर कला में रुचि जो है ये आपका अभिरुचि से संबंधित है, बुद्धि लब्धि से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर कब करने लगता है? प्रथम माह में, चतुर्थ माह में, तृतीय माह में या छठे माह में। तो शिशु क्रोध और प्रेम में जो अंतर करने लगता है वो अंतर करने लगता है तृतीय माह में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम माह जो रहता है इसमें इमोशंस को समझना थोड़ा टफ होता है। ठीक है, चौथा माह जो है इसमें वो समझ चुका होता है जब बच्चा पलटना शुरू करता है। और छठवें माह तक तो वो संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं खुद भी दिखाने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि तीसरे माह में शिशु क्रोध और प्रेम जैसे इमोशंस है उसको समझता है, अनुभव करना और व्यक्त करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बुद्धि समावेश करती है। बुद्धि किसका समावेश करती है? विचारशील चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, अपसारी चिंतन का या समावेशी चिंतन का। तो बुद्धि को आपको याद रखना है, ये कोई एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सोचने, तर्क करने, समस्या का समाधान करने, निर्णय करने सबका समन्वय होता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समावेशित चिंतन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विचारशील चिंतन जो है वो बुद्धि का पक्ष है। अभिसारी चिंतन जो है जिसमें आप एक पॉइंट आंसर पर पहुंचते हो। अपसारी मतलब अलग अलग उत्तर ढूंढते हो, और समावेशित मतलब अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ लेते हो। तो ऑप्शन नंबर डी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है? 18 से 24, जन्म से 6, 6 से 11 या 11 से 18। तो बाल्यावस्था की श्रेणी आपका जन्म से 6 वर्ष जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है। 6 से आपका 11 जो है ये आपका आता है परवर्ती बाल्यावस्था में। ठीक है, 11 से 18 किशोरावस्था है और 18 से 24 जो है वो वयस्कता है। तो परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में कौन सा वर्ग आ जाएगा? 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 है, 0 से 2 आपका संवेदी गामक है, और उत्तर बाल्यावस्था या परवर्ती बाल्यावस्था 6 से 12 है। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अल्फ्रेड बिने, रॉबिन स्टर्नबर्ग, स्पीयरमैन या डेविड वेक्सलर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था वो किया था फ्रांस में थियोडोर साइमन के साथ मिलकर अल्फ्रेड बिने ने। तो बिने साइमन प्रयोग बोला जाता है, जिसमें बच्चों की बौद्धिक क्षमता का आकलन करने के लिए व्यावहारिक बुद्धि परीक्षण किया था, जो 1905 में बिने साइमन परीक्षण के रूप में सामने आया। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड बिने। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो है इन्होंने त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत दिया था 1985 में आई थिंक। स्पीयरमैन ने द्विकारक बुद्धि बताई थी, जिसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर बताया था। और डेविड वेक्सलर जो है वो वेक्सलर बुद्धि मापने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? बिने साइमन, टर्मन, सिरिल बर्ट या स्टर्न। तो मानसिक आयु का परीक्षण क्या हुआ था? बिने साइमन ने मिलकर के जो विकसित बुद्धि परीक्षण किया था ना 1905 में बिने साइमन टेस्ट के रूप में, तो उसमें मानसिक आयु और वास्तविक आयु के आधार पर बुद्धि लब्धि की गणना करनी थी। तो मानसिक आयु का जो संप्रत्यय दिया था वो दिया था बिने ने। टर्मन ने क्या किया था? जो बिने परीक्षण था ना उस बिने परीक्षण का सूत्र बनाया था। तो टर्मन सूत्र बनाने में जाने जाते हैं। सिरिल बर्ट जो है वो बुद्धि और मनोमिति अध्ययन से संबंधित है, और स्टर्न ने बुद्धि लब्धि के सूत्र से संबंधित नाम दिया था, उसमें उन्होंने इंटू 100 कर दिया था। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि का सूत्र आपका स्टर्न ने दिया, और बिने साइमन परीक्षण मानसिक आयु से संबंधित है, कब हुआ था? 1905 में। कौन सा सूत्र सही है? परिपक्वता प्लस अधिगम इज इक्वल टू विकास, परिपक्वता इंटू अधिगम इज इक्वल टू विकास, विकास प्लस अधिगम इज इक्वल टू परिपक्वता, या परिपक्वता प्लस विकास इज इक्वल टू अधिगम। तो जो सही सूत्र क्या है आपका? परिपक्वता और अधिगम मिल करके विकास करते हैं, तो दोनों जुड़ते हैं।
तो परिपक्वता प्लस अधिगम इज इक्वल टू विकास। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, गुणा नहीं होता है, जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास कब हो जाता है? 18 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 14 वर्ष? तो आपको याद रखना है कि बालक की मानसिक योग्यता का जो पूर्ण विकास है, हर बच्चे में सब समान रूप से नहीं होता है और अलग अलग मानसिक क्षमताएं सबकी अलग अलग होती है। पर जब हमको नंबर में लेना है ना, तो नंबर आपका रहता है 14 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष में क्या रहता है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा होता है। 8 वर्ष में आपका मानसिक विकास पूर्ण नहीं होता है। हम बचपन में बोलते हैं कि 90% ब्रेन का विकास 8 साल की उम्र तक ये हो जाता है, पर ऐसा आपका जो पूर्ण विकास है वो किशोरावस्था आने के बाद होता है, जो 14 साल में होता है। नेक्स्ट है, कौन सा बुद्धि लब्धि वाला स्तर मंदबुद्धि बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? 70 से 79, 50 से 69, 36 से 49 या 85 से 90? तो जो मंदबुद्धि बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर है वो है 50 से 69। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे वर्गीकरण में पुराने मनोवैज्ञानिक साहित्य में मिलते हैं और समावेशी शिक्षा में आईक्यू के आधार पर बच्चे की क्षमता निर्धारित करना उचित नहीं माना जाता। 70 से 79 जो है वो सीमांत या एवरेज में आता है। 50 से 69 आपका मंद बुद्धि जिसमें आप सही कर सकते हो। 36 से 49 जो है अधिक गंभीर बौद्धिक कठिनाई और 85 से 90 सामान्य सीमा है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? ब्रेन स्टेम, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या मेंडुला? तो मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव मस्तिष्क की बुद्धि 4 भागों में बटी हुई है, जिसमें जो बुद्धि का केंद्र है वो प्रमस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मस्तिष्क का सेरिब्रम बोलते हैं, सबसे बड़ा भाग है जो उच्च मानसिक क्रियाएं जैसे सोचने, तर्क करने, स्मृति, निर्णय लेने, भाषा सीखने, समस्या समाधान करने सब में भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाकी भाग देखेंगे। ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम जो है वो श्वसन, हृदय गति क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क जो है वो बैलेंस करने में, कोऑर्डिनेशन करने में और मांसपेशी गतिविधियों के नियंत्रण में है। प्रमस्तिष्क जो है वो उच्च मानसिक क्रियाओं जैसे सोचने, तर्क करने, स्मृति, निर्णय लेने, भाषा सीखने इसमें है। और मेड्यूला, मेड्यूला जो है वो श्वसन, हृदय गति जो अनैच्छिक क्रियाओं का संबंध है वो मेड्यूला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्यक्ति के मानसिक विकास का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? वजन और ऊंचाई, अवबोध की क्षमता, तर्क और निर्णय, स्मृति का विकास? ये तो हम देख के बता सकते हैं कि बाकी तीनों जो है वो मानसिक क्षमता से है, पर वजन और ऊंचाई शारीरिक से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे। विश्लेषण करने, सृजनशील, अच्छे अंक प्राप्त करने या अध्ययन? तो ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशील भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी विश्लेषण करना, अच्छे अंक प्राप्त करना और अध्ययन करना जो है ये इसमें आ सकता है उच्च बुद्धि लब्धि में, पर क्रिएटिविटी अगर है या नहीं, क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा चीजों को याद करते हैं तो वो रटने में सही रहते हैं, तो उनको विश्लेषण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। पर क्रिएटिविटी जो हम देखते हैं मोस्टली बैक बेंचर्स में देखते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। तो बुद्धि परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो क्रिएटिविटी भी वैसी होगी, ये हम नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर लेते हैं। कुछ लोग अपवाद भी होते हैं जो क्रिएटिव भी होते हैं, वो तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं जो सब कर लेते हैं। पर जो नॉर्मल हम जब इसमें मानते हैं कि 14 वर्ष में बुद्धि परिपक्व हो जा रही है, तो 14 वर्ष जो है वो वातावरणीय कारक पर भी निर्भर है। ठीक है, तो वही चीज होती है कि जिसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वो वैसा परिपक्व होगा। नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण क्या मापन करता है? पढ़ने की दक्षता, व्यक्तित्व, बुद्धि या इनमें से कोई नहीं? तो हमने देखा था कि बिने साइमन ने और स्टैनफोर्ड ने मिलकर के परीक्षण किया था जो बुद्धि का मापन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? फ्रांसिस गैल्टन, जेम्स कैटल, अल्फ्रेड बिने या कार्ल पियर्सन? तो बुद्धि परीक्षण का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने, तो वही बुद्धि परीक्षण के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस गाल्टन ने क्या किया था? अलग-अलग विभिन्नताओं का अध्ययन करने का प्रयोग किया था। और कैटल ने तो
दो तरह की बुद्धि बताई थी, तरल और ठोस बुद्धि। और पियर्सन जो है वो सांख्यिकी और सहबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ, गैरेट, हॉल या थार्नडाइक। तो बालक के विकास को समझाते हुए आनुवांशिकता और वातावरण दोनों को महत्व पर जोर दिया था वुडवर्थ ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। ये कहा था वुडवर्थ ने। ये सिर्फ जन्मजात कारकों से नहीं बल्कि वातावरण से भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कौन निर्धारक नहीं है? तो गिलफोर्ड ने हमने देखा था कि उन्हें बुद्धि का मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने 3 आयाम बताए थे। कौन कौन से 3 आयाम बताए थे? विषय वस्तु, संक्रियाएं और उत्पाद। ये 3 आयाम बताए थे। तो हमको कौन सा निर्धारक है पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर होगा। विषय वस्तु, संक्रियाएं और उत्पाद, ये 3 जो है गिलफोर्ड के संरचना प्रतिमा बुद्धि मॉडल के प्रमुख आयाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जेम्स, फ्रायड, युग या कैटल। तो प्रक्षेपण शब्द जो है वो एक रक्षा युक्ति है जिसमें क्या होता है व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य भावनाओं, इच्छाओं और विचारों को दूसरों पर आरोपित कर सकता है। तो इसका सबसे पहला प्रयोग किया था किसने? सिगमंड फ्राइड ने, जो मनोविश्लेषणवाद के जनक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स जो है वो मनोविज्ञान के दूसरे क्षेत्रों में नाम आता है। युंग ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान किया था और कैटल ने व्यक्तित्व और मनोमिति से संबंध आपको 2 तरह की बुद्धि बताई थी, ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति ये निश्चित नहीं कर पाता कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा और तृतीय श्रेणी परीक्षा में से कौन सा श्रेष्ठ होगा। तो भारतीय दृष्टिकोण में ऐसा व्यक्ति कौन है? रजोगुणी है, तमोगुणी है, सत्वगुणी है या कर्मगुणी है। तो क्या होता है भारतीय मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में 3 तरह के गुण माने जाते हैं, सत्व गुण, रजस और तमस। रजोगुण जो है वो सक्रियता, इच्छा शक्ति और अस्थिरता और निर्णय में द्वंद्व जैसी प्रवृत्तियों से जोड़ा जाता है। तो अगर वो 2 चीजों में आपका निश्चित नहीं कर पा रहा है तो वो है रजोगुणी। तमोगुणी जो है वो आपका होता है जड़ता और निष्क्रियता, मतलब एक में वो फिक्स हो जाता है। सत्वगुणी जो होता है वो शांति, संतुलन और विवेक से संबंधित है। और कर्म गुणी जो है वो आपका कर्म से संबंधित है। तो अगर 2 चीज में वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो ऐसा व्यक्तित्व होगा रजोगुणी। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का वह अंग जो व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, किससे संबंधित है? बुद्धि से, स्मृति से, परख से या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व का वो अंग जो व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक गतिविधियों को प्रभावित करता है वो संबंधित हो जाएगा आपका परख से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि जो है वो समस्या समाधान और तर्क से संबंधित है। स्मृति जो है वो आपको याद रखने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये विचार किसका है? ऑलपोर्ट, कैटल, युंग या आइजैक। तो व्यक्तित्व के लक्षणों का अध्ययन करके ये बताया था कि व्यक्तित्व के आधार पर हम व्यवहार का भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 16 व्यक्तित्व कारकों की अवधारणा प्रस्तुत की थी इन्होंने और इनका नाम है कैटल, जिन्होंने 2 तरह की बुद्धि बताई थी, ठोस और तरल। ऑलपोर्ट जो है वो व्यक्तित्व के लक्षण सिद्धांत से संबंधित है। युंग मनोवैज्ञानिक प्रकार से संबंधित है। और आइजैक जो है वो व्यक्तित्व के आयामों का सिद्धांत उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है बैटरी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? रुचि, अभिक्षमता, बुद्धि या व्यक्तित्व। तो बैटरी जो है एक से अधिक परीक्षणों में इसका उपयोग करते हैं और ये बुद्धि के मापने में इसका उपयोग होता है। रुचि के मापने में जो होता है रुचि मापने का उपयोग होता है। अभिक्षमता के नापने के लिए अभिक्षमता परीक्षण होता है और व्यक्तित्व के लिए व्यक्तित्व परीक्षण होता है। और बैटरी जो है वो होता है आपका बुद्धि। बैटरी क्या है? एक से अधिक परीक्षणों का ग्रुप। जैसे हम सिंगल सेल को सेल बोलते हैं ना और नंबर ऑफ सेल को जोड़ करके हम बैटरी बोलते हैं। तो वही बैटरी परीक्षण है जो बुद्धि के मापने के लिए करते हैं, क्योंकि बुद्धि आप एक चीज से नहीं नाप सकते। बुद्धि के लिए आपको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उसी को बोला जाता है बैटरी का प्रयोग। नेक्स्ट है बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती, ये किसने कहा? कैटल, गाल्टन, स्पीयरमैन या गिलफोर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्धि नापने के लिए प्रयोग किया था कैटल ने। तो बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती, वो तो बोलेंगे नहीं। गाल्टन जो थे वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं की बात करते हैं और स्पीयरमैन ने भी 2 तरह की बुद्धि बताई थी, तो वो लोग भी नहीं बोल सकते हैं। तो गिलफोर्ड इसका करेक्ट आंसर है। गिलफोर्ड ने बुद्धि को एकल और सरल क्षमता मानने की बजाय क्या माना था?
मानसिक क्षमताओं की संरचना, और उन्होंने बोला कि बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एग्लर, बंडूरा, शैड या यूंग? तो व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का उन्होंने क्या किया था? व्यक्तित्व को समझने के लिए अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, सामूहिक अचेतन, ये अवधारणाएं ली थी। तो ये कौन है? व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन युंग ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्लर जो थे वो व्यक्तिगत मनोविज्ञान से संबंधित है, बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, और शैड नहीं है इसके प्रतिपादक। नेक्स्ट है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का संपूर्ण गुणात्मक कथन है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ, कैटल, एम एन मन, आरबी कैटल। तो हमने बताया था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है या वातावरण से और उस आनुवंशिकता से मिलके बनती है। इसके बारे में किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने बोला था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्रता और विशिष्ट विशेषताओं से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक पक्ष सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिने है, टर्मन है, स्टर्न है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बहुकारक सिद्धांत जो है वो एकल कारक में क्या होता है? एक कारक मानते हैं, बाकी कारकों से स्वतंत्र रहता है। पर बहुकारक ये बोलता है कि नंबर ऑफ कारक होते हैं जो बुद्धि के लिए आपके जिम्मेदार होते हैं। तो इसमें से जो बहुकारक सिद्धांत है वो बिने ने तो दिया नहीं, बिने ने तो सूत्र दिया था। ठीक है, बिने ने बुद्धिलब्धि परीक्षण किया था, स्टर्न ने सूत्र दिया था, और टर्मन भी जो है वो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण से संबंधित है। तो इन तीनों में से बहुकारक सिद्धांत किसी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है जिन व्यक्तियों का शरीर मोटा, कदनाटा और चिपटा भारी आयाम वाला होता है उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? पुष्टकाय, स्थूलकाय, कृशकाय या मिश्रितकाय? तो जिनका शरीर मोटा होता है, कद नाटा होता है और चपटे होते हैं, तो उनको बोला जाता है स्थूलकाय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल मटोल जिनको एंडोमार्फिक बोलते हैं। ठीक है, पुष्टकाय क्या होता है? मांसल शरीर होता है। स्थूलकाय जो रहता है आपका मोटा शरीर रहेगा, नाटा कद रहेगा। कृशकाय क्या रहता है? जो पतले शरीर को बोला जाता है। और मिश्रित काय मतलब कोई फिक्स नहीं है, आप लंबे भी हो सकते हो, पतले भी हो सकते हो, थोड़े से मोटे भी होते हैं। नेक्स्ट है राजीव एक खुशमिजाज और मिलनसार व्यक्ति है, पर उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी है और अकेलापन उसको पसंद नहीं है। तो वो कैसा कहलाएगा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या स्नायु विकृति स्थिति? तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, वो खुशमिजाज है और मिलनसार है, पर वो रूढ़िवादी भी है। तो पर खुशमिजाज और मिलनसार तो है ना, अकेलापन उसको पसंद ही नहीं है, तो उसको बोला जाएगा बहिर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्ति जो रहते हैं सामाजिक, मिलनसार होते हैं, खुशमिजाज होते हैं। ठीक है, अकेलापन उनको नहीं पसंद होता। उभयमुखी कौन होते हैं? जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों की विशेषता होती है। मतलब क्या होता है? अंतर्मुखी कैसे होते हैं? वो सबसे नहीं मिलते जुलते, पर जिससे मिलते हैं ना वो खुल कर मिलते हैं, वो होते हैं उभयमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नायु विकृति जो है वो व्यक्तित्व की अलग आयामी स्थिति है। गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है। कितनी बुद्धि बताई उन्होंने? 1, 2, 3 या 4? तो गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना के जो आयाम बताए हैं वो कितने बताए थे? विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। तो 3 आयाम बताए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रकार शेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? गोलाकार एंडोमार्फी, आयताकार मेसोमार्फी, घोंघाकार एक्टोमार्फी या लंबाकार एक्टोमार्फी? तो यहाँ पे देखिए शरीर की बनावट के शेल्डन ने 3 प्रकार बताए थे, एक एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी। एंडोमार्फी जो होता है वो गोलाकार होता है, मेसोमार्फी आयताकार होता है और एक्टोमार्फी लंबाकार होता है। तो एक्टोमार्फी घोंघाकार गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहा जाता है? थैनाटोस, इरोस, लिबिडो या ए और बी दोनों? तो जो फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद किया था उसमें यौन और जीवन ऊर्जा से संबंधित अवधारणा बताई थी, वो किससे संबंधित थी? लिबिडो से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैनाटोस जो है वो मृत्यु या विनाश प्रवृत्ति से संबंधित थी, इरोस जो थी वो जीवन प्रवृत्ति से, और लिबिडो जो है वो यौन ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई थी, इनमें से अचेतन मन क्या होता है? जागृत अवस्था, भूल जाना, दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार, या इनमें से कोई नहीं? तो अचेतन मन जिसको हम लोग
क्या बोलते हैं, सिक्स सेंस बोलते हैं ना कि हमारा अचेतन मन है। तो अचेतन मन जागृत अवस्था और भूल जाना नहीं है, वो है दमित इच्छाओं और कटु अनुभूतियों का भंडार, जो हमारे मन के अंदर रहती है, जिसको हम चेतना में नहीं बताते पर हमारे दिमाग के अंदर वो चलती रहती है, बात होती रहती है। हम अपने मन से खुद से अपने आप से बात करते रहते हैं ना, पागल नहीं है हम कि बोल के बात करें, पर हमारे मन के अंदर बहुत सारी चीजें चलती है, वो होती है अचेतन मन। और फ्राइड ने मन के 3 स्तर बताए हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन जो है वो जागृत अवस्था है, अचेतन जो है आपका, अचेतन मतलब भूल, सब कुछ खत्म, भूल जाना, ठीक है। और अर्धचेतन मतलब है आपका जो अंदर में आपके बात है, आप बोल नहीं सकते पर आप अपने मन में सब कुछ बोल रहे हो, वो है आपका अर्धचेतन मन। नेक्स्ट है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ये प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक बुद्धिमानी ये बोलता है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसमें बुद्धि सिर्फ एक सामान्य क्षमता नहीं है, इसमें अलग अलग तरह की बुद्धि होती है, तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई है, तो किसने दिया था, स्टर्न ने, टर्मन ने, गाल्टन ने या बिने ने। तो हमने देखा था कि बुद्धि लब्धि, बुद्धि का परीक्षण किया था बिने ने, पर बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी थी विलियम स्टर्न ने। उन्होंने मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु गुणा 100 ये बताया था। तो बिने मानसिक आयु और बुद्धि परीक्षण से संबंधित हो जाएंगे। टर्मन जो है आपके वो संबंधित हो जाएंगे स्टैनफोर्ड बिनो संशोधन से। गाल्टन जो है इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत दिया और स्टर्न ने आईक्यू की अवधारणा दी। नेक्स्ट है व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, मुरे और मार्गन, पाइन और टेंडलर, गाल्टन या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति इतिहास विधि के जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं मुरे और मार्गन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, व्यक्ति इतिहास विधि में व्यक्ति के जीवन, अनुभव, परिस्थितियों और व्यवहार संबंधी घटनाओं का अध्ययन किया था। मुरे और मार्गन का व्यक्तित्व अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा आपको। नेक्स्ट है सीएटी का भारतीय अनुकूलन किसने किया था, तो सीएटी है क्या पहले वो देखते हैं। तो सीएटी है चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट में बच्चों की जो व्यक्तित्व है, उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया है, उसको समझने के लिए टेक्निक लगाई गई थी। और इसका भारतीय अनुकूलन किसने किया था, राइस के द्वारा, उमा चौधरी के द्वारा, यंग के द्वारा या वॉटसन के द्वारा। तो सीएटी चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, जिसमें भावनात्मक प्रक्रिया और व्यक्तित्व को बच्चे के समझने का प्रयास किया जाता था, वो उसका भारतीय अनुकूलन किया था उमा चौधरी ने। नेक्स्ट है किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को उसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, कौन से नियम के, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक, ध्वनि संबंधी या व्याकरणिक। तो भाषा में जो ध्वनि संयोजन बताएंगे वो आप ध्वनि संबंधी नियमों के आधार पर बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक्यात्मक जो है वाक्य संरचना रहेगा, विभक्ति जो रहेगा वो शब्द के रूपांतरण से संबंधित रहेगा, और व्याकरणिक जो है वो व्याकरण का नियम रहेगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो लाभ हानि आदि का अनुमान लगाकर काम करता है, उसको थाइंडाइक के अनुसार क्या माना जाता है, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक या मुख्य विचारक। तो जो लाभ हानि सब कुछ सोच के काम कर रहा है, परिस्थितियों को देख के, तथ्यों को, परिणामों को देख के, तो उसको माना जाता है स्थूल विचारक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विषय का तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता, किंतु प्रयास द्वारा परिवर्तन कर उसे चेतना में लाया जा सकता है। ये मन के किस स्तर से संबंधित है, चेतन भाग, अचेतन भाग, अर्धचेतन भाग या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, तात्कालिक ज्ञान नहीं है, पर अगर आप कोशिश करोगे तो उस चीज का ज्ञान उसको हो जाएगा। तो ये किस मन में रहता है, अचेतन मन में, अर्धचेतन मन में रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। चेतन मन मतलब जो सारी एक्टिव काम हो रहा है वो चेतन मन में, अचेतन जो है वो चेतना में उपलब्ध नहीं है, और अर्धचेतन जो है वो कोशिश करके आप ला सकते हो। नेक्स्ट है मानसिक ऊर्जा का राग फ्रायड ने किसको कहा है, मूल प्रवृत्ति, लिबिडो, ग्रंथि या नार्सिसिज्म। तो मानसिक ऊर्जा का राग सिगमंड फ्राइड ने कहा है लिबिडो को। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिबिडो क्या है, मानसिक या यौन ऊर्जा की अवधारणा है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार और इच्छाओं को प्रभावित करने वाली ऊर्जा संबंधित है। मूल प्रवृत्ति जो है वो व्यापक प्रवृत्तियों का नाम है, लिबिडो मानसिक या यौन ऊर्जा है, ग्रंथि शारीरिक संरचना है, और नार्सिसिज्म मतलब खुद के प्रति प्रेम, आत्म केंद्रितता।
नेक्स्ट है व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग शब्द का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? फ्राइड ने, एडलर ने, मैस्लो ने या यूंग ने? तो जीवन जीने का ढंग ये जो बोला था जीवन शैली की अवधारणा वो दी थी एल्फ्रेड एडलर ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति अपने अनुभव और लक्ष्य के आधार पर जीवन जीने का एक तरीका विकसित करता है। इसमें फ्राइड जो है वो मनोविश्लेषणवाद से, एडलर जो है वो जीवन शैली की अवधारणा और मैस्लो जो है वो आवश्यकता पदानुक्रम और युग जो है वो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, एक आनुवांशिक विशेषक है या इसमें केवल स्मरण और तर्क शामिल होते हैं, यह बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का समूह है। तो इसमें हम देख के बता सकते हैं कि बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का समूह है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान में बुद्धि को सिर्फ स्मृति नहीं मानोगे, मानसिक क्षमता नहीं मानोगे, इसमें हर चीज करने की क्षमता होती है, ये आपको मानना है। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा और अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतीका करने की योग्यता किस प्रकार की बुद्धि की है? प्राकृतिक, अंतरवैयक्तिक या नैदानिक? तो दूसरों की मनोदशा समझोगे तो उसको बोला जाता है अंतरवैयक्तिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुद का समझोगे तो वो अंतर, दूसरे का समझोगे तो अंतर, प्रकृति जीव जगत को समझोगे तो प्राकृतिक और नैदानिक होता है, मूल बुद्धियों में नहीं है वो। नेक्स्ट है व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए, वो बिना किसी कारण पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है। तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व स्तर कैसा है? ईड है, ईगो है, सुपर ईगो है या इनमें से कोई नहीं? तो ईड क्या होता है? वो तत्काल इच्छा या सुख का सिद्धांत होता है। ईगो जो रहता है वो वास्तविकता के आधार पर निर्णय लेता है और सुपर ईगो जो है वो नैतिकता और सामाजिक आदर्श है। तो जब बच्चे के मन में आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना और बिना सोचे वो पूरी कक्षा के सामने हाथ उठा देता है, तो वो आता है ईड, जो तुरंत इच्छा की पूर्ति के लिए उसकी तरफ झुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? परा अहम सामाजिक अपेक्षाओं और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब सुपर ईगो नैतिक आदर्शों को देखता है। अहम जो है वो इसका विकास ईड से होता है, ईड का उद्देश्य किसी प्रकार से आवश्यकता की संतुष्टि करना होता है, या ईद अहम पराहम से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इससे 3 और ऑप्शंस मिल जा रहे हैं कि सुपरा अहम, सुपर ईगो जो है वो नैतिक आदर्शों की बात करता है, ईगो जो है वो ईड से संबंधित होता है, इसका विकास ईड से आता है, और ईगो जो है ना वो वास्तविकता की बात करता है, और ईड जो है वो तात्कालिक संतुष्टि की बात करता है, सुख सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है? ये एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है, तो ये तो सही नहीं है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों से पूरी तरह और अंतिम रूप से निर्धारित किया जा सकता है, तो ये आप कभी नहीं कर सकते। बुद्धि केवल एक एकात्मक कारक और एकाकी विशेषक है, तो केवल तो गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा कि ये बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है? ध्वनि, ताल, स्वरों के प्रति संवेदना, तो वो तो आपका संगीतिक बुद्धि हो जाएगा। दूर स्थानिक परिवेशों को सोचने और सरल करने की, तो वो स्थानिक बुद्धि हो जाएगा। संगीतात्मक अभिव्यक्ति के सौंदर्यपूर्ण गुण को पहचानना, तो संगीतात्मक तो सांगीतिक बुद्धि में आएगा। पैटर्न की खोज और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता, तो ये आपका तार्किक गणितीय बुद्धि में आएगा। नेक्स्ट है राम सफल होना चाहता है और श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है, तो वो कैसा मोटिवेटेड है? शक्ति, आवश्यकता से, उपलब्धि से, अनुमोदन से या संबंध से? तो राम सफल होना चाहता है, श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है, मतलब अचीवमेंट चाहता है, तो वो उपलब्धि आवश्यकता से संबंधित है। शक्ति जो है वो दूसरों को कंट्रोल करने की बात करेगा। अनुमोदन है जो दूसरों से स्वीकृति लेना चाहेगा, और संबंध जो है वो सामाजिक संबंध बनाना चाहेगा। नेक्स्ट है अगर एक मृग शेर को देखता है तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? आक्रमण, तलाश, भोजन या पलायन? तो मृग मतलब हिरण, हिरण जब शेर को देखेगा तो क्या करेगा? मारने थोड़ी जाएगा, ना खोजेगा ना खाना ढूंढेगा, सबसे पहले जान बचाएगा और भागेगा। तो आक्रमण जो है वो खतरे के सामना करने की प्रतिक्रिया है, तलाश खोज करना है, भोजन पोषण संबंधी आवश्यकता है, और पलायन है खतरे से पलायन करना, भागना, बचना।
बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? केवल केवल हटा दो, बहुबुद्धि है तो केवल तो बिल्कुल होगा ही नहीं। एक आयाम में बुद्धिमत्ता सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करेगी तो बहुबुद्धि का मतलब क्या हुआ? अगर एक की बुद्धि सब बुद्धि निर्धारित कर देगी। बुद्धि की विभिन्न दशाएँ हो सकती है, हाँ, ये हो सकता है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती तो ये तो महा नेगेटिव आंसर है। कोई विभिन्नता नहीं होगी तो बहुबुद्धि का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, जिसमें उन्होंने अलग-अलग तरह की बुद्धि बताई थी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन-सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतर्व्यस्त स्थिति के संदर्भ में सही है? स्थानिक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, विक्रेता, भाषिक बुद्धि, मूर्तिकार या शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, खिलाड़ी। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक स्थानिक बुद्धि का क्या करेगा? स्थानिक बुद्धि किसके पास होती है? चित्रकार, वास्तुकार जो जगह को देखकर पेंट वेंट करते हैं उनसे, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसकी होती है? जो दूसरों को समझते हैं, जैसे नेता होते हैं वो। भाषिक बुद्धि किसमें होती है? जो बोलते हैं, तो अंतर्वैयक्तिक और भाषिक जो रहेगी वो नेता में रहेगी और शारीरिक गति संवेदी बुद्धि जो है वो खिलाड़ी में रहेगी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक कीजिए। सीडीपी की आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, आपकी तैयारी एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगी। लगातार एक-एक करके अगर आप सारी वीडियोस देखते जाएंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और साथ में हिंदी, इंग्लिश और हिंदी साहित्य इसकी तैयारी के लिए आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिलेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। डेली कोशिश की जाती है कि 1 या 2 वीडियो हम अपलोड करते हैं और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी सजेशन हो राइट इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।